नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में पाठ 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 2 में हम गाउस के नियम तथा विद्युत फ्लक्स की सहायता से विभिन्न वस्तुओं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि यदि हम किसी चालक के टुकड़े को आवेशित करेंगे तो उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की तरफ एक विद्युत बल या विद्युत दाब का घटक कार्य करेगा। जो विद्युत बल और विद्युत दाब है वह प्रत्येक बिंदु पर कार्य करेगा। और हम यह भी जानते हैं कि किसी चालक को जब आवेशित किया जाता है तो आवेश उसकी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। तो हमने पिछली क्लास में जो सूत्र व्युत्पन्न किया था उसका फॉर्मूला था F = दाब, जो हमारा बल या दाब था, P = वो था σ²/2ε0। यहाँ तक हम कर चुके थे। P = σ²/2ε0। यहाँ पर सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो हमारा विद्युत दाब था, ये किसी भी जब चालक को आवेशित किया जा रहा था तो उसकी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर कार्य कर रहा था, आउटवर्ड। आज हमें टॉपिक में क्या करना है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं या उसे आवेश देते हैं तो उसके एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, उसका व्यंजक क्या होगा। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो ये है कि किसी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी उसका हमें व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो इसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला है वो हमें उपयोग में आएगा। आइए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चालक का टुकड़ा लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चालक का टुकड़ा है और ये जो चालक का टुकड़ा है ये स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार आकृति में है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, r। ये इसका सेंटर पॉइंट O है। जब मैं इसे आवेशित करूंगा तो आपको पता है इसका जो आवेश है वो इसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस प्रकार से। मान लेते हैं मैंने जो टोटल आवेश दिया है वो कितना है, Q, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह कितना है, सिग्मा। तो जब आप किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्यमान हो जाएगा। अब यदि हम क्या करते हैं कि जब इसे बाहर से और आवेश दिया जाता है अथवा यदि हम इसके आयतन को संकुचित करें, मान लेते हैं मैं बाहर से इसकी तरफ से क्या कर रहा हूं, एक प्रेशर लगा रहा हूं या एक बल लगा रहा हूं और उस बल के कारण ये थोड़ा सा इस प्रकार से क्या हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है, बिल्कुल अल्प मात्रा में। और कितना विस्थापित किया अपन ने इसको dr विस्थापित किया। तो कहने का मतलब है जब किसी चालक के टुकड़े को आवेशित करने के बाद उसे और आवेश दिया जाता है अथवा इसे बाहर से संपीड़ित किया जाता है, dr विस्थापित किया जाता है, dr विस्थापित किया जाता है। तो क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये कार्य कैसे आया। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाएगा तो इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर आपका एक विद्युत बल कार्य करेगा या विद्युत दाब, दैट इज P। और P का फॉर्मूला कितना था, P का फॉर्मूला था σ²/2ε0। ये यहाँ तक हम ज्ञात कर चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ जो दाब कार्य कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप या तो इसको आवेश देना चाह रहे हो या इसे dr दूरी पर और विस्थापित कर रहे हो। तो आपको 11वीं क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर है ही कि जब आप दो फोर्स अगेंस्ट काम करते हैं, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, या दाब बोल दीजिए, तो बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। और यहाँ पर बाहर की तरफ जो विद्युत दाब है उसके विरुद्ध क्या किया जाएगा, कार्य।
और आपको पता है जब भी कार्य होता है तो ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है, और वो ऊर्जा नष्ट न होकर किसी दूसरे रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित। और यहीं पर हमें यही संचित ऊर्जा जो विद्युत क्षेत्र के अंदर संचित होगी उसे हमें ज्ञात करना है। तो अभी तक की बात में मैंने आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि जब किसी चालक के टुकड़े को आवेशित किया जाएगा तो आवेश उसकी पृष्ठ पर विद्यमान रहेगा, यह हमें पता है। जब हम इसे और अतिरिक्त आवेश देना चाह रहे हैं अथवा बाहरी विद्युत दाब के अगेंस्ट यदि आप इसको dr दूरी पर क्या करते हो, संपीड़ित करते हो, तो आपको इस विद्युत दाब के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा खर्च होगी, नष्ट न होकर किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगी। और वो जो रूप है, पोटेंशियल एनर्जी का जो रूप है, वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होगा। उसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो यदि मैं इसका थ्योरेटिकल अगर डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से होगा। बाहरी आवेश अथवा एकदम शॉर्ट में बाहरी आवेश अथवा संपीड़ित करने के लिए विद्युत दाब के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत दाब के विरुद्ध कार्य होगा। और आपको पता है जब कार्य होगा तो क्या होगी, जो एनर्जी है वो क्या होगी, खर्च होगी। और नष्ट न होकर वह किसी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। और कहां संचित होगी, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। इसी का व्यंजक हमें आज आपको प्राप्त करना है। तो आपके दिमाग में ये थ्योरी सेट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है। कि आवेशित करने के बाद में आपको क्या करना है, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के बाद में आप एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और उसी का फॉर्मूला आपको निगमित करना है या व्युत्पत्ति करना है। तो आइए इसका फॉर्मूला व्युत्पत्ति करते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चालक टुकड़े को जब आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी पृष्ठ पर ही रहेगा, और जब भी पृष्ठ पर आवेश आता है तो कॉन्सेप्ट किसका आएगा, सिग्मा का। ये आपका एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आइए हमारा डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवेशित चालक के टुकड़े पर बाहर की तरफ कितना दाब कार्य कर रहा है। आवेशित चालक पृष्ठ पर विद्युत दाब, देखिए विद्युत दाब कितना होता है, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वह बल इंटू विस्थापन होता है। तो हमें कार्य करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बल निकालना पड़ेगा। और बल हम दाब से निकाल सकते हैं क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और साथ में यहीं पर लिख लेते हैं विद्युत बल। हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, आप अगर नोट्स बनाएं तो किताब से पढ़ते हुए बनाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए डेरिवेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो विद्युत बल का फॉर्मूला कितना होगा, F इज इक्वल टू P इंटू एरिया, P इंटू एरिया। तो F इज इक्वल टू P, प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एंड एरिया कितना है, एरिया है, अब आप गौर करके देखेंगे तो एरिया क्या है, गोलाकार पृष्ठ है,
और गोलाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, स्मॉल आर ले लेते हैं, वॉट एवर, कुछ भी स्मॉल आर। तो हमारे पास बल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको बाहर से क्या करेंगे, संपीड़ित करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, संपीड़ित करने का प्रयास करेंगे। जब आप इसे संपीड़ित करने का प्रयास करेंगे तभी क्या होगा, कार्य होगा, अर्थात गोलीय पृष्ठ को dr दूरी तक विस्थापित करने में कार्य, विस्थापित करने में कार्य, अल्प कार्य कितना होगा, dw इज इक्वल टू क्या था, बल इंटू विस्थापन, दैट इज F डॉट dr, F डॉट dr। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम F dr, मैक्सिमम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए F dr लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं बल का फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, F इज इक्वल टू कितना होगा, dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर लिख देते हैं dr। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वही हम पढ़ रहे हैं। dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये हमारे पास जब किसी चालक के टुकड़े को हमने dr दूरी तक क्या किया है, विस्थापित किया है, उसके लिए कार्य का व्यंजक है। अब यदि यहां पर गौर करके देखें तो यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर और dr का पद आयतन की विमा या मात्रा को प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो यहां पर जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो तो क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, और dr का जो है वो क्या चीज है, लेंथ। वो कितनी है, लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ का जो मल्टीपल होगा वो हमें क्या देगा, वॉल्यूम देगा। क्या देगा, वॉल्यूम देगा, आयतन देगा, आयतन देगा। तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर dr के पद को मैं क्या एज्यूम करूंगा, मान लूंगा कितना आयतन है, dv। कितना आयतन है, dv। तो यहां पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं, आप जरा गौर करके देखें, dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर dr की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dv। ये मेरे पास कार्य का फॉर्मूला है। इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार लगा देता हूं इस प्रकार से। तो आपको ये पता है कि जब आप इसे dr दूरी तक विस्थापित करेंगे तो विस्थापित करने में जो किया गया अल्प कार्य है वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अर्थात मैं dw को u के बराबर कर सकता हूं। तो ये जो कार्य है, क्योंकि कार्य होता है तभी एनर्जी का रूपांतरण होता है और वह किसी सिस्टम में या निकाय में किसी रूप में संचित होती है। और यहाँ पर किस रूप में संचित हो रही है, एकांक आयतन में जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। अर्थात जो किया गया कार्य का फॉर्मूला है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आइए डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा लास्ट क्लास का जो टॉपिक था बेसिकली उसी का ही सारा पार्ट हमें यहाँ पर काम में आ रहा है। केवल यही इक्वेशन काम आएगी हमारे, dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन dv। तो अर्थात जो किया गया कार्य है dw वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम आपको पता है, नोटेशन कैसे देते हैं, du से देते हैं। तो du इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2ε0 dV। ये हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया है एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा जो संचित है। यदि आप पूरे आयतन के लिए निकालना चाहें तो आप इसका समाकलन कर सकते हैं। तो u = σ²/2ε0 dV आ जाएगा। आपको पता है dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यदि आप कंप्लीट के लिए रिजल्ट निकालना चाहते हैं तब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो यहाँ से u = σ²/2ε0 v आ जाएगा। यदि हमें एकांक आयतन के निकालना है, किसके लिए, एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए यदि आप एकांक आयतन के लिए निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या कर देंगे, du/dv = कितना आ जाएगा, σ²/2ε0, क्योंकि यहाँ से dv तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है σ²/2ε0 ये हमारा प्राप्त होगा इसका, अर्थात जो दाब का प्रेशर का फॉर्मूला था वही हमारे किसका प्राप्त हुआ है, एकांक आयतन के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हमें आवेशित पृष्ठ के ऊपर जो बाहर की तरफ विद्युत दाब कार्य कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या करवाना है, वर्क करवाना है। जब हम उसे dr दूरी तक स्थापित करेंगे, जब वर्क होगा तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगी। और यहाँ पर जो रूप होगा वो कौन सा होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका है σ²/2ε0 वह विद्युत दाब के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, एकदम सेम है। यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अलग रूप में भी नोटेट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमारे पास u = कितना है, σ²/2ε0। आपको पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे लिखें, यहां लिख देते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड E = σ²/ε0 ये था हमारे पास। E = क्या होता है, σ/ε0। किसी चालक पृष्ठ के लिए जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है σ/ε0। तो यहाँ से जो सिग्मा का फॉर्मूला है वह कितना आएगा, E × ε0। कितना आ जाएगा, E × ε0। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, E²ε02/2ε0 यही आएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा u = 1/2ε0E²। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा चैप्टर नंबर 17 में भी काम आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। तो इसके दो फॉर्मूले हो गए हैं। एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसी विद्युत क्षेत्र में, ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में तभी यहाँ पर विद्युतशीलता का पद आया है। एकांक आयतन में जो एकांक आयतन के अंदर जो संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका एक फॉर्मूला σ²/2ε0 है और एक फॉर्मूला है 1/2ε0E², जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निर्वात की विद्युतशीलता और U है एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको कंप्लीट बताई है, आप बुक से इसको रीड करेंगे। नोट्स मैंने आपको बनवाए। साबुन का आवेशित बुलबुला, शॉप बबल, जब हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक r त्रिज्या का, मान लेते हैं आपके पास एक r त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला है। तो आप 11वीं क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जब किसी बुलबुले का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर की तरफ एक एयर प्रेशर लगता है, एयर दाब, एयर प्रेशर। ये सब आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं।
कि जब किसी साबुन के बुलबुले को फॉर्मेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा, एयर के कारण एक प्रेशर या दाब कार्य करेगा और साथ में बाहर की तरफ एक वायुमंडलीय दाब भी कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब है 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब साबुन के बुलबुले का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर एक दाब आधिक्य का फॉर्मूला हमने व्युत्पत्त किया था और उसका फॉर्मूला था P = 4T/R। ठीक है, जहाँ पर T सरफेस टेंशन था, पृष्ठ तनाव, और R आपके बुलबुले की त्रिज्या थी। तो यहाँ पर जब बुलबुले को आवेशित नहीं किया जाता है तब उस कंडीशन में, यह एक अभी क्या है, अनावेशित है। जब बुलबुले को आवेशित नहीं किया जाता है तो एयर का जो प्रेशर है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ से जो वायुमंडलीय दाब है उसमें ये ज़्यादा होता है। ठीक है, और उस कंडीशन से हमने इस एक फॉर्मूला निकाला था दाब आधिक्य का फॉर्मूला, वो हम डायरेक्ट यहाँ पर उपयोग में लेंगे। उसके बाद में क्या होता है, जब आप अपने बुलबुले को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। और आवेशित कैसे करेंगे, जब आपका बुलबुला वायुमंडल में जाएगा, तैरता हुआ जाएगा, तो वह वायु की परतों के कारण क्या होगा, घर्षित होगा। जब आपको पता है फ्रिक्शन होता है तब कोई चीज़ चार्ज अवश्य हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपका साबुन के बुलबुले का फॉर्मेशन करके उसे उड़ाया जाता है हवा में, तो घर्षण के कारण या फ्रिक्शन के कारण उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि जब पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी गोलाकार पृष्ठ है, अंदर आपके एयर है, तो केवल पृष्ठ पर क्या रहेगा, आवेश रहेगा। तो उसके कारण बाहर की तरफ, साबुन के बुलबुले पर बाहर की तरफ एक विद्युत दाब भी कार्य करेगा, विद्युत दाब। तो होता क्या है, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इस विद्युत दाब के निर्मित होने के कारण, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि कोई भी जो चीज़ है वो आवेशित होगी और आवेश यदि उसकी पृष्ठ पर है तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत दाब कार्य करेगा, दैट इज σ²/2ε0। तो इस विद्युत दाब के उत्पन्न होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपका साबुन का बुलबुला है वो ब्रेक हो जाएगा, फूट जाएगा। तो जब आपका साबुन का बुलबुला ब्रेक हो जाएगा, फूट जाएगा, उससे पहले की कंडीशन जब हमें पढ़नी है तो हमें बात करनी पड़ेगी साम्यावस्था की, इक्विलिब्रियम की। तो साम्यावस्था की कंडीशन को पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, आवेशित साबुन के बुलबुले के लिए दो तीन चीज़ों का क्या करेंगे, व्यंजक व्युत्पत्त करेंगे। जैसे उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा, उसके ऊपर टोटल आवेश कितना है, उसकी रेडियस कितनी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो मोटा मोटी तौर पर, ऊपरी तौर पर यदि मैं आपको बात करूं तो आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित नहीं होता है उस कंडीशन में अंदर की तरफ जो एयर प्रेशर था वो कितना था, इससे क्या था, ज़्यादा था वायुमंडलीय दाब से। इसीलिए आपके साबुन के बुलबुले का फॉर्मेशन हुआ है। और उस कंडीशन से हम क्या कर रहे हैं, दाब आधिक्य का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। तो लिखते हैं, आइए, अनावेशित साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य, ये फॉर्मूला हम 11th क्लास से यूज में ले रहे हैं। दाब आधिक्य का फॉर्मूला कितना था, P = 4T/R। ये आप देखेंगे आज डेरिवेशन में। यहाँ पर T क्या चीज़ है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, और R क्या चीज़ है, आपके गोले की त्रिज्या। पृष्ठ तनाव आपको पता ही है, किसी भी द्रव की पृष्ठ का वह गुण, और कौन सी पृष्ठ या पृष्ठ, ऊपरी पृष्ठ, किसी भी द्रव की ऊपरी पृष्ठ का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, उसे ही हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन। ये आप 11वीं क्लास में ढंग से पढ़ चुके हैं, सरफेस टेंशन T, दैट इज 4T/R। ये दाब आधिक्य का सूत्र है। अब हम जानते हैं कि विद्युत दाब का फॉर्मूला क्या था। विद्युत दाब का फॉर्मूला जो बाहर की तरफ कार्य कर रहा है, साबुन के बुलबुले पर विद्युत दाब,
विद्युत दाब कितना था, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित नहीं करते हैं उस कंडीशन में तो ये चीज़ रहती है, दाब आधिक्य का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 40/R। अब जैसे जैसे इसको आवेशित करते जाएंगे उसके बाद में विद्युत दाब क्रिएट होता जाएगा, और जैसे जैसे विद्युत दाब क्रिएट होगा थोड़े टाइम बाद में ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका साबुन का बुलबुला क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें ब्रेक नहीं करना है, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए, साम्यावस्था की कंडीशन चाहिए। और आपको पता है साम्यावस्था की कंडीशन क्या होगी कि जो आपका विद्युत दाब है वो किसके बराबर हो जाए, 40/R के बराबर हो जाए। जो एक्सटर्नल प्रेशर है, दाब आधिक्य है, वो आपके विद्युत दाब के यदि बराबर हो जाए तो दोनों साम्यावस्था की कंडीशन में क्या करेंगे, साबुन के बुलबुले को फूटने नहीं देंगे। उसी कंडीशन से हम क्या करेंगे, आगे सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे। तो आइए देखते हैं साम्यावस्था में। साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में क्या होगा, जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4T/R के बराबर हो जाएगा, 4T/R। R आपके गोले की रेडियस है, सॉरी साबुन के बुलबुले की। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है, आपको आवेशित बुलबुले की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेडियस। रेडियस कितनी होगी, वज्र गुणा करके निकाल लीजिए। R इज इक्वल टू कितनी होगी, 4 2 8, 8T एप्सिलॉन 0। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो 8T एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले सेकंड पॉइंट जो हमारा रहेगा वह हम क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा की। तो यहां से देखते हैं सेकंड पॉइंट सिग्मा। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 8T एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 8T एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय कितनी है, R। और अगर सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, रूट ऑफ। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास सिग्मा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये सिग्मा क्या चीज़ है, आवेशित बुलबुले के लिए पृष्ठावेश घनत्व, और R क्या चीज़ है, इसकी रेडियस। एंड उसके बाद में यदि मैं आपके बुलबुले पर टोटल आवेश की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू, टोटल आवेश की, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू ये रंग में पुटअप कर देता हूं, 8T एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय R रूट में। और आपको पता है एरिया, एरिया कितना होता है, अगर आपका गोलाकार आकृति है तो एरिया होगा 4πr²। और जब उस एरिया को मैं अंदर लूंगा 4πr² तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। तो यहां पर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 पाई दैट इज पाई स्क्वायर, 4πr²। तो और R की पावर कितनी हो जाएगी, 4। R की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब आप इसको अंदर की तरफ ऐसे R से R कैंसिल करके आप इसको सॉल्व करके एक नया फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है, हमने जो चीज़ पढ़ी हुई उसे अप्लाई किया है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा उस कंडीशन में आपको उसकी रेडियस, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व और उसके ऊपर जो टोटल आवेश है उसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों के आपके राजस्थान बोर्ड की जो आपकी बुक प्रीफर आपको की गई है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, एक भी टॉपिक रिमेनिंग शेष नहीं है। यहाँ तक कि हमने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये सबसे लास्ट टॉपिक था। तो आपका उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि आज तक जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है
उसके जितने भी फॉर्मूले हैं टॉपिक का नाम लिखते हुए आपको उसका सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के जस्ट बाद में आपको उसका जो रिजल्ट है या उसके बीच में जितने भी फॉर्मूले काम आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक चार्ट बना के रूप में लिखना है। ये काम आपको हर चैप्टर के एंड में करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज बढ़ते जाएंगे, अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए या टॉपिक्स सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले काम आते जाएंगे। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप अगले चैप्टर के डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल जो भी है आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका उद्देश्य ये रहता है कि घर पे रहते हुए जितनी भी ऑनलाइन क्लास में आपको जितने भी टॉपिक्स कंसल्ट किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, आप उन्हें ढंग से पहले ऑनलाइन क्लास में पढ़ें, उसके बाद में एक बार रफ कॉपी में उसको मिलाएं, देन उसके बाद में आप क्या करें, अपनी जो बुक आपको प्रीफर की गई है उस बुक को भी आप पढ़ें, क्योंकि जब तक आप बुक को नहीं पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम अभी तक क्या कर रहे हैं, केवल हमारे जो डेरिवेशंस हैं उनको ही बोर्ड पर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है टॉपिक्स में भाषा भी होती है, तो भाषा हम यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिख सकते, उसको समझ सकते हैं। और हम क्लास में ये चीज़ बता रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी बुक को पढ़ना पड़ेगा। बुक को पढ़िए और रेगुलर ऑनलाइन क्लास को अटेंड करिए।